वर्गाठ के अध्याय 3 खनिज और शक्ति के संसाधन के अंतिम वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं आपके बीच में। इस पाठ में हम लोगों ने कई बातों की जानकारियां प्राप्त की। खनिज, खनिजों के प्रकार, धात्विक और अधात्विक खनिज और ऊर्जा के स्रोत, जिसमें परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में विभिन्न और बहुत सी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास मैंने पिछले 4 वीडियो में किया, जिसको आप लोगों ने देखा ही होगा। आइए इस अंतिम वीडियो में हम लोग पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके पुस्तक में दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप लोग इस तरह के प्रश्नों से भली भांति वाकिफ हैं। एक वाक्य दिया हुआ है, वाक्य के बीच में एक रिक्त स्थान है, इसको उचित शब्द के साथ पूरा करना है ताकि वो वाक्य सही हो। तो पहला सवाल है, तांबा डैश खनिज है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि तांबा किस प्रकार का खनिज है, और खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो इसमें हम लोगों को भरना है कि यह कैसा खनिज है, धात्विक खनिज है या अधात्विक। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तांबा जो है वो एक धात्विक खनिज है। उत्तर मैंने आपको ये दाहिनी तरफ लिख दिया है, पहला का धात्विक। दूसरा, कोयला डैश ईंधन का उदाहरण है। कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है? तो यह एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन आप लोग जानते हैं कि जो जीवों के अवशेष से बनते हैं उनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा डैश ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा के 2 प्रकार के स्रोतों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण है। मणिकरण ऊर्जा के लिए जाना जाता है। मणिकरण, जैसा कि आप लोगों को बतलाया गया, ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जो कि भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। इसलिए चौथा का जो आंसर है वो भूतापीय ऊर्जा इसका आंसर है। दूसरा सवाल है, सही उत्तर लिखें। एक प्रश्न है, उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, जो उसमें सबसे सही विकल्प है उसको चुन करके लिखना है। तो पहला सवाल इसमें है, निम्नलिखित में अलौह धातु कौन सा है? अलौह धातु, धातु जो खनिज है वो 2 प्रकार के हैं, एक लौह एक अलौह। तो लौह धातु कौन से हैं जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है, और अलौह धातु कौन से हैं जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोहयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट में लोहे की मात्रा थोड़ी बहुत पाई जाती है। सोना एक ऐसा धातु है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, इसलिए इसका आंसर होगा क, जो कि नीचे में मैंने लिख दिया है। झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया आपको मालूम है कि धनबाद जिले में झरिया एक जगह है, और वह झरिया जो है कोयले के उत्पादन के लिए भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा कोयला, जो कि नीचे मैंने आपके सामने लिख दिया है, ग, दूसरा का ग। तीसरा है, झारखंड का जादूगोड़ा प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए है? तो झारखंड का जादूगोड़ा जो है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम की खानें वहाँ पर हैं, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो ग होगा, तो इसका भी आंसर ग होगा। अब तीसरा जो सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। पहला है, जीवाश्म ईंधन क्या है? जैसा कि आपको भली भांति मालूम हो चुका है, पौधों एवं जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे रहे, इनसे बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ये उत्तर आपको लिखना है। उत्तर को बच्चों बहुत लघु और जितना कम से कम हो सके और सटीक लिखने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? तो गैर परंपरागत स्रोत हम लोगों ने 6 पढ़े हैं।
इन 6 स्रोतों का नाम हमको लिख देना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के गैर परंपरागत सोर्स या स्रोत हैं। झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिलों के नाम बताइए। तो झारखंड के 2 जिले जहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन अधिकतम होता है वह है गुमला और लोहरदगा। चौथा सवाल लघु उत्तरीय प्रश्न, यूरोप के कोयला उत्पादक 2 क्षेत्रों के नाम लिखें। तो यूरोप में जो 2 प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं वो एक जर्मनी है जहाँ की रूर घाटी बहुत प्रसिद्ध है और दूसरा है रूस। इसमें दूसरा सवाल है खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं खनिज जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है, इसके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं और मनुष्य द्वारा इनका उपयोग किए जाने की दर काफ़ी तेज है। इसका अर्थ है कि मनुष्य काफ़ी तेज़ी से इसका उपयोग कर रहा है, इसलिए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है ताकि यह मनुष्य के जीवन में काफ़ी लंबे समय तक उपयोग में आ सके। इसीलिए हम लोगों को खनिज को बचाना है, उसको संरक्षित करना है। 5वां सवाल है अंतर बताइए। तो अंतर हमको बतलाना है। पहला है इसमें लौह और अलौह खनिज। तो आपको मालूम है जिन खनिजों में, जिन धात्विक खनिजों में लोहे के अंश की प्रधानता होती है, ज़्यादा पाई जाती है, उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लौहयस्क, मैंगनीज इत्यादि। और जिन खनिजों में लौह धातुओं के तत्व नहीं होते हैं या बहुत कम पाए जाते हैं, ऐसे खनिजों को हम लोग अलौह खनिज कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा इत्यादि। दूसरा जो है वो है ताप विद्युत और जल विद्युत। तो ताप विद्युत क्या है, हम लोग ने पढ़ा है ईंधन को जला करके, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, किसी प्रकार के ईंधन को जला करके उससे जो ताप निकलता है, उस ताप की मदद से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे तापीय विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और बहते हुए पानी की गति का उपयोग करके जिस विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ऐसी ऊर्जा को हम लोग जल विद्युत कहते हैं। 6ठा सवाल इसी कड़ी में आगे है बच्चों, कारण बताएं। तो हमको कारण बताना है कि इसमें सेंटेंस दिया हुआ, एक वाक्य दिया हुआ रहता है, उस वाक्य के पीछे क्या कारण है, उस कारण को हमको लिखना है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, इसका कारण क्या है। तो पेट्रोलियम और इससे जो उत्पाद बनते हैं वो बहुत ही मूल्यवान होते हैं। यह कई प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चे स्रोत के काम भी करते हैं, इसलिए इनको काला सोना कहा जाता है। दूसरा सवाल है जीवाश्म ईंधन के तीव्र उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है। जीवाश्म ईंधन के जलाने से ऐसा क्या होता है कि पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ता है। तो इसके लिए हमको लिखना है कि जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो इसके जलने के कारण अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कई विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण पर्यावरण का प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। और 7वां सवाल जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है। तो इसमें हम लोग जानते हैं लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे ऊर्जा के स्रोतों को परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ईंधन और जीवाश्म ईंधन। ईंधन के अंतर्गत जो परंपरागत स्रोत हमारा है वो है लकड़ी, और दूसरा है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका उपयोग मनुष्य ने पिछले कुछ वर्षों में सीखा है और उनका उपयोग अब मानव की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, ऐसे स्रोतों को ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए बतलाया मैंने आपको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस। ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इनसे मनुष्य के उपयोग के लिए ऊर्जा की प्राप्ति को सीखा गया। ये लगभग 40, 50, 60, 70, 80 वर्षों में यह ऐसा काम हो रहा है। तो इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों को हम लोग गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। दूसरा सवाल इसमें है धात्विक और अधात्विक खनिज
में अंतर स्पष्ट कीजिए। झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिजों का उल्लेख कीजिए। तो जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है अर्थात जिनसे धातुओं का निष्कर्षण अर्थात जिनसे धातुओं को निकाला जा सकता है, ऐसे खनिजों को धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लौह और अलौह। लौह खनिज में लोहे के अंश पाए जाते हैं और अलौह खनिज में लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं लोयस्क, मैग्नीज के बॉक्साइट, ये सभी धात्विक खनिज हैं। और जिन खनिजों में धातु नहीं पाई जाती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे चूना पत्थर, अबरक, जिप्सम। ये सब जो खनिज हैं इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, इसलिए इनको अधात्विक खनिज कहते हैं। खनिज ईंधन जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जीवाश्म ईंधन भी इनको कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये भी अधात्विक खनिज के अंतर्गत ही आते हैं। इनके जलने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए इन अधात्विक खनिजों को ऊर्जा खनिज भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमको उत्तर लिखना है। और उसका दूसरा जो भाग है, झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिजों का नाम लिखें। तो झारखंड में जो मुख्य खनिज पाए जाते हैं वो है लोहस्क, तांबा, मैग्नीज, सोना और भी कई खनिज पाए जाते हैं। लेकिन जो मुख्य खनिज हैं धात्विक खनिज, उनके बारे में उल्लेख करना है, इसलिए हम लोग लिखते हैं लोहस्क, तांबा, मैग्नीज, सोना इत्यादि। तो बच्चों, पाठ के अभ्यास और प्रश्नों के उत्तर की चर्चा मैंने आप लोगों के साथ की। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी उपयोगी और प्रभावशाली लगा होगा। आप इस वीडियो का उपयोग अधिक से अधिक अपने ज्ञान अर्जन के लिए कीजिए ताकि भविष्य में आपके काम आ सके। धन्यवाद।